नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको मालूम है, अब आप अपने एनपीएस खाते से रिटायरमेंट के बाद मैच्योरिटी की रकम एक मुश्त की जगह सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल के जरिए भी ले सकते हैं और इस सुविधा से आपको नियमित अंतराल में कैश फ्लो बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज बताएंगे कैसे इस सुविधा का आप फायदा ले सकते हैं और एनपीएस से प्री मैच्योर निकासी के नियम क्या हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ है पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। पंकज जी और विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं दोनों का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। एनपीएस हमेशा से लोगों का पसंदीदा टॉपिक रहा है चर्चा का। वो ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम के बारे में जानना और समझना चाहते हैं और सरकार की भी मंशा रहती है कि इस स्कीम को और पॉपुलर बनाया जाए और वो वाकई हो भी गई है। मैं पंकज जी आपसे जानना ये चाहती हूँ कि एनपीएस से वैसे भी एक मुश्त रकम की निकासी 60 साल के बाद की जा सकती है। अब पीएफआरडी ने कहा है कि हम आपको ये सुविधा देते हैं कि आप इस एक मुश्त को धीरे धीरे करके स्टैगर्ड वे में या जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिकली भी ले सकते हैं। क्या है ये सुविधा, थोड़ा सा पहले आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। स्वाति जी नमस्कार। देखिए, ये जो एनपीएस है इसमें दो पार्ट हैं बेसिकली। एक है जहां पर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पैसा ग्रो होता है और उसके बाद एक यानी कि 60 इयर्स की एज के बाद आपको उस पैसे को एन्युटी प्रोवाइडर को ट्रांसफर करना होता है, जिसके बाद आपको पेंशन मिलती है। तो यहां पर सुविधा यह है कि 60% तक आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं 60 इयर्स की एज के बाद, और 40% आपको कंपल्सरली एन्युटी प्रोवाइडर, यानी कि यहां पर 10 तो आपके पास फंड मैनेजर्स हैं और 15 एन्युटी प्रोवाइडर हैं जो कि बेसिकली आईआरडी अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो आप जो 40% ट्रांसफर करना है वो तो करना है, लेकिन जो 60% आपको विड्रॉ करना है वहां पर सरकार ने कहा है कि एक साथ लेने की बजाय उसको भी आप किस्तों में ले सकते हैं। तो यानी कि जो लमसम पैसा विड्रॉ करना जो टैक्स फ्री होता है उसे एक साथ ना लेकर आप 60 से 75 इयर्स की एज तक अपने हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली मोड में उसे भी एन्युटी के रूप में कह लीजिए, यानी कि रेगुलर पेंशन के रूप में आप उसे सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल के जरिए पा सकते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिकली आप लमसम विड्रॉल कर सकते हैं जिसको एसएलडब्ल्यू कहते हैं। हमने यूजुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में सुना था, जिसमें भी तिमाही, छमाही, वार्षिक आधार पर आप पैसे पाते थे। एनपीएस में कुछ ऐसी सुविधा है जो कि आप जो मैच्योरिटी की रकम है उसी को आप अलग अलग नियमित अंतराल पर अब पा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद खास तौर पर कुछ आपने बताया पंकज जी। विश्वजीत जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रहता है, टैक्स लाइबिलिटी क्या रहती है, मतलब जो ये हम एनपीएस का जो पैसा 60 साल के बाद अगर हम एक मुश्त ले चाहें या फिर हम इंटरवल पर अलग अलग सिस्टमैटिकली लेना चाहें, क्या उस पर टैक्स लगेगा? स्वाति जी देखिए, जो आपका पर्पस बनता है 60 साल की उम्र में, उसमें 60% जैसा पंकज जी बता रहे थे कि आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। और अब पीएफआरडी की गाइडलाइंस के अनुसार आप जरूरी नहीं है कि इकट्ठा पैसा लें, वो आप हर साल ले सकते हैं या 6 महीने या 3 महीने में भी पेंशन की तरह इसको ले सकते हैं। तो 60% जो लमसम था वो पहले भी टैक्स फ्री था। अब जो पैसा मिलेगा, जो आप अब जिसके लिए आप सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल यूज करेंगे फीचर को, वो भी टैक्स फ्री होगा। और जो रिमेनिंग पैसा जो बचा हुआ है उस पे जो रिटर्न आ रही है, जो पेंशन, जो एन्युटी रिमेनिंग अमाउंट जो हम एन्युटी प्लान में डालते थे, वो पेंशन जो आती है वो आपकी इनकम में काउंट होगी और वो टैक्सेबल रहेगी। तो एन्युटी की जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल है, लेकिन लमसम का जो 60% पैसा जो आपके कॉर्पस का है वो बिल्कुल आपको टैक्स फ्री मिलता रहेगा। और जो अगर आपने सारा विड्रॉ नहीं भी किया, जो बचा हुआ पैसा है वो भी, उस पर जो रिटर्न आ रही है वो भी टैक्स फ्री रहेगी। तो एनपीएस जो है एग्जाम्प्ट कैटेगरी में है, जैसे कि पीपीएफ है या ईपीएफ है, उसी वही फैसिलिटी सेम एनपीएस को भी है। और ये जो नया फीचर आया उसके बावजूद भी ये टैक्स एग्जम्पशन बना रहेगा। बिल्कुल। तो टैक्स एग्जेम्पशन बना रहेगा, चाहे आप 60 साल के बाद एक मुश्त मैच्योरिटी की रकम ले या फिर आप सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल सुविधा को अगर ऑप्ट करते हैं तो भी आपका जो रकम मिलेगी
वो होगी टैक्स फ्री। लेकिन ये ध्यान में रखिए 60 साल के बाद जो एन्युटी की रकम आपको ब्याज के तौर पर मिलती है उस पर टैक्स लगेगा, मतलब वो आपके आय के हिसाब से टैक्स होगी, इसका ध्यान देने की जरूरत है। जो 60% का जो अमाउंट है जो आपको मैच्योरिटी पर मिलता है वो टैक्स फ्री है। ये गौर करने वाली बात है। मतलब जो एनपीएस पूरी तरह ट्रिपल ई नहीं है, एन्युटी वाला जो कंपोनेंट है उस पर टैक्स लगता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो जानने समझने की जरूरत है। ये मैच्योरिटी के बाद वाले नियम तो पंकज जी हमने समझ लिए, पर मैच्योरिटी के पहले भी कई लोग मतलब मैच्योरिटी के पहले, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिटायरमेंट के पहले, 60 साल के पहले भी लोग कई बार एनपीएस से पैसा निकालना चाहते हैं। उसमें क्या नियम रहते हैं? क्या आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं? क्या ये अलाउड होता है? या कितने तक की रकम तक अगर आपका मैच्योरिटी रकम इकट्ठी हो जाती है या अर्जित रकम हो जाती है उसमें आपको एन्युटी लेने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि यदि आपको 60 इयर्स की एज से पहले अकाउंट क्लोज करना है तो आपको 80% पैसा जो भी टोटल कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसका 80% आपको एन्युटी प्रोवाइडर को ट्रांसफर करना होगा और उस पर आपको एन्युटी मिलेगी, और 20% पैसा ही आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि यदि टोटल कॉर्पस जो है, जो टोटल पैसा बना है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही है, 60 ईयर्स से कम की एज है और टोटल अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक ही है, तो आप उसे पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है। और यदि 60 ईयर्स की एज हो गई है, जहां पर हम बात कर रहे थे कि 60% आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और 40% का जो टोटल कॉर्पस है उसके बदले में आपको एन्युटी लेनी ही है, वहां पर भी यदि टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करता है तो भी सरकार ने सुविधा दी हुई है कि आप पूरे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तब आपको पेंशन लेने की यानी कि एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये दो चीजें हैं। एक तो यह है कि यदि 60 इयर्स की एज से कम है तो आपको 80% पैसा एन्युटी के रूप में लेना होगा और 20% ही लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन यदि वो 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो पूरा भी विड्रॉ किया जा सकता है। और एक बात मैं और ऐड करूंगा यहां पर स्वाति जी, कि यदि किसी को कुछ विशेष परिस्थिति में पैसे विड्रॉ करने हो, यानी कि अकाउंट क्लोज नहीं करना है लेकिन विड्रॉ करने हैं, तो जो टोटल खुद का कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अकाउंट क्लोज नहीं होगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो उन कंडीशंस में आप 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। विश्वजीत जी, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एनपीएस में 60 साल की उम्र के बाद भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि योगदान जो है वो 75 साल तक आयु तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो करना चाहता है 60 साल के बाद एनपीएस में निवेश, उनके लिए आसान है ये। और इसमें भी 60 साल के बाद कोई ऐसा क्लॉज है कि आपको 3 साल तक योगदान करना ही करना है, वरना उससे पहले प्री मैच्योर विड्रॉल माना जाएगा? जी बिल्कुल स्वाति जी, ये नया फीचर है। एनपीएस जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है और आज 10 लाख करोड़ का एयूएम है, तो हर साल कोई ना कोई न्यू फीचर्स आते हैं, तो ये प्रोडक्ट अच्छा इवॉल्व हो रहा है। और बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं, 60 से प्लस उम्र के लोग हैं, वो भी इसमें निवेश करना चाहते हैं। और 60 साल से ऊपर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, 75 साल तक आप निवेश कर सकते हैं। जैसा कि आपने ठीक बताया कि 3 साल तक उसमें लॉक इन रहेगा पैसा, उसके बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं। बट 3 साल के बाद आप वैसे ही जैसे 60% आप लमसम निकाल सकते हैं और 40% आप किसी पेंशन प्लान में निवेश कर सकते हैं। और 60 आप कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, 60 इज न्यू 40। तो बहुत सारे निवेशक इसका लाभ ले रहे हैं और ये अच्छा बेनिफिट है जो एनपीएस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिल रही है जो लोग रिटायर्ड लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स में फिक्स इनकम में बहुत कम रिटर्न मिलती है। और ये पोर्टेबल है, बहुत सारी अदर एसेट एलोकेशन जैसी अप्रोच इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत सारे निवेशक जो 60 साल से ऊपर है वो भी इसमें निवेश कर रहे हैं और 75 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग 60 विड्रॉ नहीं करना चाहता वो लोग भी जी जी विश्वजीत जी, मैं आपके पास फिर से आती हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। मैं पंकज जी आपसे ये जानना चाहती हूँ,
तो विश्वजीत जी ने ये टोटली अच्छे से समझा दिया कि आप 60 साल के बाद भी एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। 75 साल तक आप कभी भी एग्जिट भी ले सकते हैं और बिना योगदान के भी आप 75 साल तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। और निवेश शुरू करने के 3 साल बाद ही, मतलब 3 साल का लॉक इन तब भी होगा 60 साल के बाद अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और अगेन रूल्स वही है, अगर कुल अर्जित राशि आपके 5 लाख के बराबर है तो पूरी आप निकासी कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है एनपीएस में जो आपको जानने समझने जरूरी है। लेकिन एनपीएस से जो आंशिक निकासी है पंकज जी, कई लोगों को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो एनपीएस से अगर किसी को पैसा निकालना हो प्री मैच्योर, तो वो कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसके तहत ये इसकी इजाजत दी जाती है? बिल्कुल, देखिए यदि अकाउंट क्लोज करने की बात हो तो मृत्यु पे ही पॉसिबल है, लेकिन अगर हम पार्शियल विड्रॉल की बात करें, जैसे मैंने थोड़ा पहले भी संक्षेप में जिक्र किया था कि यदि सेल्फ जो कि सब्सक्राइबर है वो या उसके कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर किसी टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे हों, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर खुद की या डिपेंडेंट की शादी के लिए, तो इस तरह की कंडीशंस में जहां पर पैसे की जरूरत है वहां पर 25% तक विड्रॉ किया जा सकता है। और ये पूरे टेन्योर में, पूरे मैच्योरिटी तक 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल विड्रॉल है वो 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, टैक्स के कुछ नियम समझ लेते हैं विश्वजीत जी। एनपीएस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? जो एक कर्मचारी है उसका योगदान और लगभग कितने तक का टैक्स छूट मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो एनपीएस की है वो इसी लिहाज से कहती है कि आपको अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती है। मतलब अगर आप एटीसी का बेनिफिट लेते हैं और उसके साथ एनपीएस का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख की जगह 2 लाख की पूरी छूट मिलेगी, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, टैक्स बचाने के तौर पर। तो ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल स्वाति जी, ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के तहत 1.5 लाख से ऊपर जो 80C अंडर सेक्शन 80C के तहत आप ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट। 50,000 रुपए आप पे करेंगे तो आपको बिल्कुल टैक्स छूट मिलेगी। और ये एग्जांपल लेके चलें, कोई 30% टैक्स ब्रैकेट। जी विश्वजीत जी, आपके पास मैं फिर से आती हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मैं चाहती हूँ पंकज जी आप इस बात को पूरा कीजिए कि कैसे एनपीएस पर टैक्स बेनिफिट एक निवेशक ले सकते हैं। देखिए, एनपीएस पर 3 तरह से आपको टैक्स में छूट मिलती है। 80CC(d)(1), 80CC(d)(2) और 80CC(d)(1)(b). 80CC(d)(1) जो है ये बेसिकली कोई एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है, या फिर कोई भी यदि सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, वो अपनी इनकम का 10% कंट्रीब्यूट करता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसा ही होता है कि 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट के लिए वो 14% है। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है या जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है 80CC(d)(1) के तहत, उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन यहां पर कैच ये है कि जो लिमिट है वो 1.5 लाख की जो 80C की होती है उसके साथ ही लिमिट 1.5 लाख की रहेगी। 80CC(d)(2) ये जो है, इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% हो या 14% हो, उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि वो इनकम आपकी टैक्स में नहीं जुड़ती। और 80CC(d)(1)(b) जो है ये बेसिकली 50,000 रुपीज का एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो आप वॉलंटरी कर रहे हैं उस पर आपको 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके ऊपर अलग से छूट मिलती है, जिसका आप और विश्वजीत जी भी जिक्र कर रहे थे। अब इसके अलावा एक बात और भी समझनी जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपके पास 80CC(d)(1), 80CC(d)(2) और 80CC(d)(1)(b) तीनों ऑप्शन हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ जो 80CC(d)(2) है, यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पर छूट जारी रहेगी। लेकिन जो ये 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट था, या एम्प्लॉय का या सेल्फ एम्प्लॉय जो थे उनका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ इनकम, उस पर टैक्स में छूट नहीं मिल पाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन जो मैंने जैसे कहा कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर न्यू टैक्स रिजीम में भी छूट जारी रहेगी।
बिल्कुल, तो एनपीएस स्कीम जिसमें न्यू टैक्स रिजीम में भी आप लाभ ले सकते हैं, जैसा पंकज जी ने बताया। विश्वजीत जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं। विश्वजीत जी, एनपीएस एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें इतनी वैरायटी है निवेश की, इतने सारे आयाम खुलते हैं निवेशकों के लिए कि उनके पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं है। और ऐसे ही चॉइस निवेशकों के लिए होती है ऑटो चॉइस के, एक्टिव चॉइस की। इसमें क्या खास है, क्योंकि आप 25 से लेकर 75% तक इक्विटी में एलोकेशन कर सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं। तो क्या खासियत है जब हम एलोकेट करना चाहें बिटवीन इक्विटी एंड डेट एनपीएस में? जी बिल्कुल स्वाति जी, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। अगर आप खुद डिसाइड नहीं करना चाहते हैं कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए, एसेट एलोकेशन को समझे, जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं उसको एनपीएस जो है 4 भागों में डिवाइड कर देता है। इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये चारों विकल्प में आपका पैसा डिवाइड होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक एसेट एलोकेशन अप्रोच बन जाती है जो इस प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप ऑटो चॉइस लेते हैं तो वो ऑटो चॉइस में क्या है कि पीएफआरडी के तहत आपके लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से वो आपका एसेट एलोकेशन करते हैं, जिसमें कि अगर आप यंग हैं तो इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है इक्विटी का एक्सपोजर कम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं, वहां पर भी एक लिमिटेशन है कि आप अगर आप एग्रेसिव निवेशक भी हैं तो भी आप मैक्सिमम 75% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी में लिमिटेशन है कि 75% मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, चाहे वो ऑटो चॉइस हो चाहे वो एक्टिव चॉइस हो। एक्टिव चॉइस में आप चाहें तो आप 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 5% की। तो ये दोनों चॉइसेस में आपको एक ऑटोमेटिक एक एसेट एलोकेशन आप चूज भी कर सकते हैं, नहीं तो लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा इक्विटीज में और बॉन्ड्स में। तो आपकी एज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होता रहता है। जी, तो ये हमने समझ लिया एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस की क्या अंतर है। और मतलब खुद मैनेज करना चाहते हैं अकाउंट, या फिर आप ऑटोमेटिक तरीके से चाहते हैं आपका एनपीएस अकाउंट चले, ऑपरेट हो, इसका भी आपके पास इसकी भी सुविधा है। तो इतना डायनेमिक ये प्रोडक्ट है एनपीएस, जिसमें कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं खास चर्चा आज हम एनपीएस पर, न्यू पेंशन स्कीम। हमारे साथ विश्वजीत पराशर, पंकज मटपाल हैं इसकी बारीकियां समझाने के लिए। एनपीएस में हमने समझ लिया कि एक्टिव और ऑटो चॉइस होती है जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के अकाउंट भी होते हैं जिसको हम और अच्छे से समझते हैं। पंकज जी, क्या है 2 तरह के अकाउंट जिसको टियर 1 और टियर 2 अकाउंट कहा जाता है, और दोनों में अंतर क्या है? क्या एक निवेशक को दोनों तरह के अकाउंट खोलने चाहिए या फिर एक अकाउंट खोलना चाहिए? इसकी जरा बारीकियां समझाइए। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि टियर 1 अकाउंट जो है वो आपका पेंशन अकाउंट है, और टियर 2 अकाउंट जो है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है। यानी कि टियर 1 में जब आप पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसा हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि 60 इयर्स की एज तक आपको कंट्रीब्यूट करना है, फिर आपको एन्युटी मिलेगी, ये सब टियर 1 के लिए है। टियर 2 में आप अकाउंट खोलें, जब चाहे तब आप पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करें। 1000 रुपीज से अकाउंट आप ओपन कीजिए, उसके बाद में आप 250 रुपए मिनिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मिनिमम बैलेंस भी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कितना होना चाहिए, और किसी साल में आप ना भी करें तो आपकी इच्छा है, तो बिल्कुल वॉलंटरी अकाउंट है। लेकिन टियर 2 अकाउंट वही खोल सकता है जिसके पास टियर 1 अकाउंट है। तो यदि आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपका ऑलरेडी टियर 1 अकाउंट खुला हुआ है, तो भी आप टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। और यदि आप टियर 2 खोलना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई आपका मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप टियर 1 अकाउंट खोलिए और उसके बाद टियर 2 अकाउंट साथ में आप खोल सकते हैं। तो बाकी तो सब कुछ सेम ही है कि आप अपने हिसाब से वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जैसा भी विश्वजीत जी बात कर रहे थे। लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि टियर 2 में जब चाहे तब पैसा डालिए, जब चाहे तब आप निकाल लीजिए। बिल्कुल। इसमें जो अब जरा एन्युटी की तरफ आते हैं हम, एक तो हमने 60% जो एक मुश्त रकम निकालनी है 60 के बाद जो मिलेगी आपको, हमने समझ लिया कि हाँ इसको सिस्टमैटिकली भी आप लमसम विड्रॉल प्लान के जरिए ले सकते हैं, आप चाहे 3 महीने मिले, 6 महीने मिले या सालाना ले, ये हमने समझ लिया। लेकिन जो
40% की कंपलसरी एन्युटी है जिससे आपको पेंशन मिलती है जो टैक्सेबल है, उसमें विश्वजीत जी क्या जो पेंशन जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्या उसको चुनने की आजादी होती है माफ कीजिए इन्वेस्टर के पास? जी बिल्कुल स्वाति जी, अब बहुत सारे फैसिलिटीज और प्रोवाइड की गई हैं। पहली बात तो बिल्कुल चुनने की आजादी है। आप कोई से भी जो ये पेंशन फंड मैनेजर्स हैं या एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनको आप समझ लीजिए ज्यादातर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, और आप अपना 40% पैसा जो एन्युटी में आपने निवेश करना है वो आप खुद चूज कर सकते हैं कि कौन से एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाना चाहते हैं। अब पीएफआरडीए ने एक और फैसिलिटी दी है कि जो 40% पैसा है वो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है। आप उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 20% किसी एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास, या फिर उसकी कोई मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल ऑप्शंस जो होती हैं पेंशन के लिए, आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। आप 2 पेंशन फंड मैनेजर भी चूज कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है एन्युटी के हैं वो भी आप अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर कितना आसान है एक पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना, पंकज जी? कहाँ पर समझा जा सकता है कि ये पेंशन फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हमें उसकी तुलना हम करते हैं, हम देखते हैं उनका रिकॉर्ड बेंचमार्क कैसा है, तो क्या इसी तरीके से पेंशन फंड मैनेजर को भी चुना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए npstrust.org जो एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है, वहां पर वीकली बेसिस पर परफॉर्मेंस शीट अपलोड की जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस डिस्क्लोज की जाती है। तो आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वहां पर देख सकते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर, क्योंकि यदि हम पेंशन फंड मैनेजर की बात कर रहे हैं तो 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से एक या फिर डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि मान लीजिए आप इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा करना चाह रहे हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कम करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कौन सा फंड मैनेजर है जहां पर इक्विटी का जो रिटर्न है वो बेटर मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी जहां पर आपका एलोकेशन है उस हिसाब से आप तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेटर रहेगा। तो परफॉर्मेंस आपको हिस्टोरिकल देखने को मिलती है। उसके अलावा यदि हम बात कर रहे हैं पोस्ट यानी कि रिटायरमेंट, या जब हम पेंशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर क्योंकि आईआरडीए अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहां पर आप चॉइस ले सकते हैं कि कहां से पेंशन लेनी है। पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये कोई अलग से यहां पीएफआरडीए का रोल खत्म हो जाता है। एक बार पैसा ट्रांसफर जब हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी, उदाहरण के तौर पर जैसे एलआईसी का एक प्लान है जीवन अक्षय 6, उसमें आप बिना एनपीएस लिए भी एनवीटी पा सकते हैं, आप वहां पर वो प्लान बाय कर सकते हैं। और सेम है कि आपने एनपीएस का जो टोटल कॉर्पस का 60% विड्रॉ करने के बाद 40% ट्रांसफर किया जीवन अक्षय 6 में, तो वही पेंशन वहां पर आपको मिलेगी। तो यानी कि जो सेकंड पार्ट है जहां पर पेंशन मिलती है वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है। जो पहला वाला पार्ट है जहां पर आप पैसे को ग्रो करा रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, वहां पर पीएफआरडीए और ये पेंशन फंड मैनेजर्स जो हैं उनका रोल आता है। बिल्कुल। अब सवाल, क्योंकि हमने शुरुआत जिस टॉपिक से की थी वो ये थी कि आप एनपीएस से सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। विश्वजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सुविधा तो दे दी है पीएफआरडीए ने कि आपकी जो मैच्योरिटी रकम है आप चाहे तो सारी एक साथ ना निकाल के आप किश्तों में उसको लें, लेकिन क्या ये वाकई फायदेमंद है कि आप उसको 3 महीना या 6 महीने में लें, या फिर यही लमसम अमाउंट? मैं आपसे इसमें विकल्प जानना चाहती हूँ, और आपको क्या लगता है आपकी समझ से? मैं फिर पंकज जी से भी जानूंगी उनका व्यू पॉइंट इस पर क्या है, क्या सही हो सकता है। या फिर यही जो मैच्योरिटी की रकम है हम किसी ऐसे प्लान या स्कीम में डाल दें जहां से हमें ज्यादा रिटर्न मिले। तो बेसिकली आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो रकम, जो मैच्योरिटी का पैसा है, कहीं पर दोबारा इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न लेना चाह रहे हैं, सही तरीका क्या हो सकता है? ये स्वाति जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आपने 60% पैसा विड्रॉ कर लिया तो यहाँ से आपको चुनना होगा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में या किसी और
किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में चुनाव करूं और वहां पे इन्वेस्ट करूं, ताकि मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। और ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करें और आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि पीएफआरडीए की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है और यहाँ पे भी डबल डिजिट रिटर्न मिल रही है, ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो कुछ लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। और इसमें भी बड़ा अच्छा फीचर है, जैसे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, जैसा आपने भी कहा था। यहाँ पे आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हैं, जितना पेंशन आपको चाहिए, चाहे आपको 6 महीने में चाहिए या 1 साल में चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी अब यहाँ पे अवेलेबल है। और जो बाकी का पैसा है उस पर रिटर्न ऑलरेडी आ ही रही है। तो ये कोशिश ये की जा रही है कि जो बाकी अच्छे विकल्प हैं उसके साथ इसको मैच किया जाए। और पीएफआरडी ऐसा भी कोशिश कर रहा है कि जो रिटर्न्स, क्योंकि अभी आप देखें जो पैसा इक्विटी में निवेश होता है वो ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स में निवेश हो रहा है और करीब करीब इंडेक्स फंड की रिटर्न्स आ रही है। तो वहां पे भी एक कोशिश की जा रही है कि ज्यादा रिटर्न्स कैसे आ सकती है, ताकि ज्यादातर निवेशक एनपीएस में जुड़े रहें। और मेरा ऐसा ज्यादा इसको लोक लुभावन बनाने की कोशिश विश्वजीत जी। हाँ, ओके, बिल्कुल सर। मैं छोटा एक जवाब पंकज जी से भी ले लेती हूँ। पंकज जी, आपकी नजर में क्या सही तरीका हो सकता है, आपकी राय क्या है इस पर संक्षिप्त में? स्वाति, देखिए 60 इयर्स के बाद आप इक्विटी में पूरा पैसा रखें, ये तो मेरे हिसाब से सही चॉइस नहीं होगी। तो एक तो ये है कि आप पैसा पूरा विड्रॉ कर लें और अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड की कई कैटेगरीज हैं, डेट की कैटेगरीज हैं, इक्विटी में थोड़ा लोकेशन, तो अपने हिसाब से विड्रॉ करके और एसडब्ल्यूपी करेंगे तो ये बेहतर होगा। लेकिन स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, सब्सक्राइबर्स जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, वो यदि वहीं पर एनपीएस में पैसा छोड़ देंगे और वहां से सिस्टमेटिकली विड्रॉ करते रहेंगे तो भी उनके लिए सही है। तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी जानकारी है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए मेरा मानना यह है कि पूरा पैसा विड्रॉ करके और अपने हिसाब से उसे एलोकेट करके, यदि आप म्यूचुअल फंड से भी और बाकी एसेट, बाकी प्रोडक्ट से विड्रॉ करेंगे तो शायद ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर जी, बहुत धन्यवाद हम करेंगे पंकज जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का ही एनपीएस की तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।